माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनआईओएस डीएलएड के संदर्भ में फैसला आने के बाद से एनआईओएस डीएलएड के लगभग 14 लाख अभ्यर्थी पूरे देश भर के निराश हैं। इस समय एनआईओएस डीएलएड के पास क्या विकल्प है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद से क्या कोई उस जजमेंट में लूप होल है जिसको लेकर के अभ्यर्थी रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और किन पॉइंट्स को लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कई बार क्या होता है कि वकील के माध्यम से जो दलील दिए जाते हैं वो सही तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत ना करने की वजह से या फिर कोर्ट को सेटिस्फाई ना कर पाने की वजह से मामले बिगड़ जाते हैं। इस वाले मामले में एनआईओएस डीएलएड वाले मामले में भी काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी रहीं जिसकी वजह से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे कि ये इन सर्विस टीचर्स के अलावा फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे अथवा नहीं। आपने अगर जजमेंट को पढ़ा होगा तो उस जजमेंट में आरटी एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 और उपधारा 2 का जिक्र किया गया है, जहां आरटी एक्ट का उपधारा 1 ये इम्पावर करता है एनसीटी को कि वह कोई भी रेगुलेशन बना सकती है। उसके लिए जो एनसीटी एक्ट 1993 है उसमें जो प्रावधान मेंशन किए गए हैं कि एक्सपर्ट कमेटी पहले बनाई जाएगी, उसके बाद से सभी राज्यों से इसके संबंध में सिफारिश लिया जाएगा और उसके बाद से इसको गजट के तौर पर प्रस्तुत करना होगा देश के समक्ष, और इसके बाद ये कानून बनाया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप जजमेंट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, वो जजमेंट में आप पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत दिया गया, जबकि ये गलत है। आरटी एक्ट का धारा 23 का उपधारा 2 ये इंपावर करता है, केंद्र सरकार को ये पावर देता है कि अगर किसी पर्टिकुलर राज्य में मिनिमम एलिजिबिलिटी से संबंधित अभ्यर्थी कम है तो वहां पर अधिकतम 5 साल के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी में छूट दी जा सकती है। यानी ये जो नियम है वो केंद्र सरकार अपनी पावर का यूज कर सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो पर्टिकुलर राज्य केंद्र सरकार से इसके संबंध में सिफारिश प्रस्तुत करे और केंद्र सरकार एनसीटी से परमिशन लेकर के इस प्रकार का कानून बना सकती है पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए। लेकिन आप जजमेंट को पढ़ेंगे तो वहां पर एनआईओएस डीएलएड के मामले में आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 का जिक्र किया, जबकि यहां पर आरटी एक्ट का धारा 23 का उपधारा 2 लागू ही नहीं होगा, वो तो पर्टिकुलर किसी एक राज्य में होगा। आप देखेंगे एनसीटी एक्ट 1993 का जो सेक्शन 29 है उसमें ये बाउंड किया गया है एनसीटी को कि एनसीटी समय समय पर केंद्र सरकार जो सिफारिश प्रस्तुत करेगी उसको मानने के लिए और उस पर विचार करने के लिए बाध्य होगा। हालांकि उसको एज इट इज लागू नहीं करना है, उसके लिए पहले एक्सपर्ट कमेटी बनानी होगी और वो सभी समीक्षा एनसीटी करेगा, लेकिन एनसीटी बाउंड होगा जो समय समय पर सिफारिश प्रस्तुत की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार जब आरटी एक्ट 2009 आया तब केंद्र सरकार ने जो पहले से इन सर्विस में टीचर थे जो ट्रेनिंग नहीं लिए थे, चूंकि आरटी एक्ट से अब केंद्र सरकार भी बाउंड थी कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना था, इस वजह से जो लगभग 12 से 14 लाख 15 लाख अभ्यर्थी थे जो कि इन सर्विस में थे लेकिन ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट किए थे, उन्हीं के लिए ये कोर्स लाया गया था। अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे एनआईओएस डीएलएड वाला जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, उसमें केंद्र सरकार के इंस्ट्रक्शन की जो बात की गई है वो 23(2) के अंतर्गत इस पावर को यूज करने की बात कही जा रही है, जबकि ये इस पावर का यूज है ही नहीं। एनसीटी को जो इंस्ट्रक्शन मिला वो 29 सेक्शन 29 के अंतर्गत दिया गया, वो तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में समझाने में एनसीटी भी असफल रही कि हमने इसके संबंध में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। आपने देखा होगा कि जो रिकग्निशन ऑर्डर है 22 सितंबर 2017 वाला एनसीटी का, उसमें साफ शब्दों में ये बातों का जिक्र किया गया है कि जब ये संसद से कानून पास होकर के आया कि ट्रेनिंग देने वाला एनआईओएस के संबंध में, तो उसके बाद से एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद से सभी लेटर सर्कुलेट हुए। एनसीटी यहाँ पर यह भी असफल रही चीज़ों को सिद्ध करने में कि ये 18 मंथ का कोर्स कैसे है, क्योंकि 24 महीने का जिक्र वहाँ पर भी किया गया है, 2 साल का जिक्र यहाँ पर चीज़ों को रिलैक्स किया गया क्योंकि वो ऑलरेडी इन सर्विस थे। तो जो 4 सेमेस्टर में 30 वर्किंग डे का जो एक तरीके से ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग को अगर 30 वर्किंग डे देखेंगे तो किसी किसी महीने में 5 संडे पड़ जाता है तो 5 वो निकाल दीजिए, और किसी किसी महीने में अगर फेस्टिवल पड़ जाते हैं तो 2-3 फेस्टिवल भी अगर ले लेंगे तो वो कम से कम 1.5 महीने का वक्त हो जाता है। तो 1.5 गुणे 4 करेंगे तो 6 महीने आता है। इसी 6 महीने को मैनेज किया गया क्योंकि 31 मार्च 2023 माफ कीजिएगा 31 मार्च 2019 केंद्र सरकार के द्वारा ऑलरेडी थ्रेशोल्ड डेट सेट कर दिया गया था कि इसके बाद कोई भी
अनट्रेंड टीचर नहीं रह सकता। तो एनसीटी इस मामले को सही से समझा नहीं पाई सुप्रीम कोर्ट में कि चूंकि ये टाइम बाउंड था और 2 साल का ही कोर्स था, लेकिन इसमें रिलैक्स किया गया क्योंकि उनका ऑलरेडी 6 महीने का जो इंटर्नशिप होता है वो इसी 2 साल में इंक्लूडेड है, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। तो ये सभी चीज़ें गलतियां हुई हैं, चूक हुई हैं, इस वजह से इस प्रकार का फैसला देखने को मिला है। इसके अलावा अगर इस मामले को आगे आप रिव्यू पिटीशन के तौर पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही केवल विकल्प है कि जो जीने का अधिकार भारतीय संविधान में आर्टिकल मेंशन किया गया उसके अंतर्गत आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि प्राइवेट में इन सर्विस टीचर्स होंगे और जब ये कोर्स लॉन्च किया गया था तो एडेड, अनएडेड और इसके अलावा प्राइवेट की तो बात की गई और सरकारी में जो थे वो तो ऑलरेडी हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ऐसा कैंडिडेट का लिस्ट बनाना होगा जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हों और वो प्राइवेट स्कूल बंद हो गया, और वो कैंडिडेट अगर केवल इंटर के बाद NIOS डीएलएड किए होंगे तो जाहिर सी बात है अब वो उनकी डिग्री ही खत्म हो गई, क्योंकि अब दूसरे प्राइवेट में वो जा नहीं पाएंगे और इस प्रकार से आप देखेंगे तो उनके जीने का अधिकार ही खत्म हो गया। आप इसको बीएड से कंपेयर मत करिएगा। बीएड को प्राथमिक में इन एलिजिबल करने के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिग्री को खत्म नहीं किया था, लेकिन NIOS डीएलएड का जो पूरा मामला है उनकी डिग्री ही खत्म हो गई अगर वो प्राइवेट दूसरे स्कूल में स्विच भी करना चाहे। हालांकि प्राइवेट का तो आप देखेंगे कि वो अगर NIOS डीएलएड है, डीएलएड नहीं भी है तो भी वो ऐसे ही रख लेते हैं, वहां पर रूल्स रेगुलेशन को तो फॉलो नहीं किया जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। हालांकि RT एक्ट प्राइवेट स्कूलों में भी लागू है, शिक्षा नीति प्राइवेट स्कूलों में भी है, लेकिन आप लोग देखते होंगे कहां उसको फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से उदाहरण दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के माध्यम से लेकिन ये ऐसा नहीं कि हवा हवाई नहीं चलेगा। आपको सब कुछ साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना होगा कि पहले मैं इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, वहां पर ये स्कूल बंद हो गया, अब चूंकि मैं केवल इंटर प्लस NIOS डीएलएड था तो अब अदर कोर्सेज के लिए मैं वैलिड ही नहीं हूं। मतलब कि कहने का मतलब कि मेरा पूरा जो सर्टिफिकेट ही है वो इनवैलिड घोषित हो गया है। इस प्रकार से आप पहले के जजमेंट देखेंगे, कई सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार का पहले भी जजमेंट दिया गया है कि कई बार क्या होता है कि कई यूनिवर्सिटीज, कई संस्थाएं जब इनवैलिड घोषित कर दी जाती हैं तो उस संबंध में जब तक अभ्यर्थी ने उससे डिग्री ले लिया है उन सभी डिग्री को ऑलरेडी वो वैलिड कर देते हैं, क्योंकि वहां पर बच्चे की कोई गलती नहीं थी। तो वहां पर आप देखेंगे यही मामला यहां पर भी अगर आप लागू करें तो यहां पर संस्थाओं के द्वारा जो उनका डिग्री प्रोवाइड कराया गया NIOS डीएलएड का मामला, अब चूंकि वो डिग्री इनवैलिड हो चुकी है तो यहां पर आपको ये देखना होगा कि जब तक ये संस्थाएं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही थी, अब चूंकि वो संस्थाएं जिसमें वो एलिजिबल थे अब उनकी एलिजिबिलिटी खत्म कर दी गई है, तो ऑलरेडी जितने हो चुके हैं NIOS डीएलएड, क्योंकि ये वन टाइम विंडो प्रोवाइड किया गया था, अब भविष्य में तो ऐसा होना नहीं है, तो इसको लेकर के एटलीस्ट जितने प्राइवेट वाले हैं जिनके पास विकल्प ही नहीं है, अपने जीने का अधिकार, अपने आजीविका का साधन जुटाने का अधिकार, वो सब कुछ उनसे छीन जाएगा। क्योंकि अगर वो जहां तक नौकरी दूसरा बदलने जाएंगे तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये कोर्स ही इनवैलिड हो गया, तो दूसरे में भी वो नहीं जा पाएंगे, यानी जॉब भी नहीं स्विच कर पाएंगे। प्राइवेट की बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर क्या नियम होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो नियम को भी नहीं मानते हैं, ये ताक पर रख लेते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको ऐसे मत मानिएगा। लेकिन ये आप समझिए कि चूंकि इनका कोर्स ही इनवैलिड हो गया है तो वह अब जॉब भी नहीं स्विच कर पाएंगे, और जिनका ऑलरेडी कोई नौकरी था और वो स्कूल बंद हो गया तब तो उनके लिए सभी रास्ते बंद हो गए। और बीएड का जहां तक मामला था उनका कोर्स इनवैलिड नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक जो एडिशनल एलिजिबिलिटी उनको दी गई थी प्राइमरी में 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से, वो नोटिफिकेशन क्वैश किया गया, यानी केवल एडिशनल एलिजिबिलिटी उनसे छीनी गई। बाकी जो जिसमें वो पहले से एलिजिबल थे वो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन NIOS डीएलएड का जो एक ही एलिजिबिलिटी था केवल प्राइमरी में, क्योंकि अगर इंटर प्लस NIOS डीएलएड होगा अभ्यर्थी तो वो अपर प्राइमरी में भी नहीं जा सकता, तो एक ही केवल एलिजिबिलिटी थी, वो भी एलिजिबिलिटी छीन ली गई। इसका मतलब ये हो गया कि उनका कोर्स इनवैलिड हो गया, और कोर्स इनवैलिड होने का मतलब कि अब उनके पास आजीविका का साधन जुटाने या फिर जीने का अधिकार का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो सीधे तौर पर यही एक पॉइंट है जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के तौर पर फाइल कर सकते हैं। और जहां तक बात है, थोड़ी सी कमियां जरूर रही हैं एनसीटी की तरफ से भी कि इन्होंने सही से ये रूल्स रेगुलेशन, ये तो बात तय है कि जब ये पूरा कानून बन रहा था तब उस समय इन सर्विस टीचर्स के लिए ही था, लेकिन बाद में जाकर के इसको ये सभी चीज़ें की गई। लेकिन उस समय आप देखेंगे सही से अगर एनसीटी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके इसको गजट के तौर पर प्रस्तुत करती और इसको सही से सुप्रीम कोर्ट में अगर डिफाइन कर पाती, क्योंकि बहुत बड़ी चूक हुई है एनसीटी की तरफ से, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे कि आखिर 24 महीने का कोर्स 18 महीने में कैसे कंडक्ट कराया गया। वो सही से सेटिस्फाई ना कर पाना ही NIOS डीएलएड के लिए काल बन गया और आज NIOS डीएलएड की ये हालत है। तो अब एक ही विकल्प है, रिव्यू पिटीशन में इन सभी पॉइंट्स को अगर आप कवर करते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा राहत जरूर मिल जाएगा, क्योंकि
ऐसे बहुत सारे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी, जो कि अगर किसी का एक कोर्स है और अगर संस्था इनवैलिड घोषित कर दी जाती है, अगर उनकी डिग्री पर ही आंच आने लगे, तो उस समय तक के डिग्री को वैलिड कर देती है सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार के पहले ही ऑलरेडी जजमेंट है, आप अगर पूरा खंगालेंगे तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने आजीविका का साधन जुटाने और जीने का अधिकार के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हो सकता है कि कोर्ट आपकी बातों को कंसीडर कर ले, अगर मामले को सही ढंग से रखा जाए, एनसीटी को पूरे सही तरीके से ब्रीफिंग कराया जाए, एनसीटी के कुछ और जरूरी स्टेप्स उठाए जाए, और साथ ही साथ जो एनआईओएस डीएलएड के वकील हैं उनको भी बहुत स्ट्रांगली इस पॉइंट को कंसीडर करा करके अपने पॉइंट को समझाना होगा सुप्रीम कोर्ट में, सेटिस्फाई करना होगा कि आखिर ये 24 मंथ का कोर्स 18 मंथ में क्यों किया गया, इसको समझाना होगा, तभी ये सब कुछ हो सकता है, अन्यथा की कंडीशन में बहुत लेट हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।